नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी स्पेशल होगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ में जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई राह नहीं मिल रहा है कि कहाँ से शुरू किया जाए। देखिए, पहला स्टेप जो होता है वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि वो किस दिशा में लिया गया है और किस तरह से लिया गया है। उसी को लेने में सबसे ज़्यादा लोग घबराते हैं। उसके बाद का स्टेप तो आरामदेह होता है और वो उतना टेंशन नहीं देता है आपको। शुरुआत कहाँ से करें अगर यही नहीं पता होगा या शुरुआत ही अगर गलत हो जाएगा तो फिर आप एंड कैसे सही कर सकते हैं। इसलिए जब भी शुरुआत करें किसी भी चीज़ का, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसको थोड़ा सा सोच समझ कर अच्छे तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे एग्ज़ाम की छोटे से चीज़ को बात करें या जीवन में किसी भी पहलू की आप बात करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होता है वो होता है कि प्रॉपर प्लानिंग है कि नहीं आपके पास। क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी करेंगे, सिविल सर्विसेज तैयारी करने के पश्चात जब आप ऑफिसर बनेंगे, उस ऑफिसर बनने के बाद भी आपको यही चीज़ करना होता है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। जैसे जैसे आप ऊपर के पोस्ट पर पहुंचते जाएंगे आप प्लानिंग में आ जाएंगे और नीचे के पोस्ट पर जैसे जैसे आप रहेंगे आप इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगे। अगर ये दो चीज़ आपका सही नहीं होगा अभी से ही, तो आगे भी आपको दिक्कत आती है। इसलिए जब भी किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ या किसी भी चीज़ को लेकर, तो प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ओके, इसी पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तैयारी कहाँ से शुरू करें, नोट्स कैसे बनाएं, इसको लेकर इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं मिलेगा आपको पूरे यूट्यूब पर। पूरे यूट्यूब जब मैं कह रहा हूँ तो पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। चाहे आप कितना भी बड़ा चैनल पर जाएं, चाहे कितने भी अच्छे फीस दे लें, कोचिंग वाले तो बहुत ज़्यादा काम चोरी करते हैं। उसको भी मैं सिखाऊंगा नोट्स कैसे बनाएं। इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज जो मैं बताऊंगा आपको, कुछ नोट्स भी लेकर आया हूं मैं रिटन, वो भी दिखाऊंगा आपको। पीटी पढ़ें या मेंस, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को जहाँ भी संभव हो सके। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सभी जगह पर हम मौजूद हैं और इसी नाम से मौजूद हैं, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस नाम से मौजूद हैं। इंस्टाग्राम पर 2 आईडी है, एक मेरा आईडी है और एक आपका चैनल का आईडी है। दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं आप। लेकिन जब भी आप मैसेज करते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं लेकिन कभी कभी समय लग जाता है, ठीक ना। और यूट्यूब पर अपना दूसरा चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, मैं पूरा प्रॉपर प्लानिंग लेकर आया हूँ आपके लिए कि कैसे क्या तैयारी करना है। बुक लिस्ट वगैरह तो मैं बता चुका हूँ, नोट्स वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा अपना, जो मेरा नोट्स रहा है। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन हाँ, तरीका बहुत अच्छा होता है मेरा रिप्रेजेंट करने का, तो उसी हिसाब से मैं लेकर आया हूँ। सब कुछ आपको दिखाऊंगा। बुक का भी फ़ोटो खींच कर लाया हूँ ताकि आपको ये भी दिखा सकूँ कि नोट्स में किन चीज़ों पर इंपॉर्टेंट होता है या किन चीज़ों को लिखना चाहिए या पढ़ते समय किन चीज़ों पर अधिक ध्यान जाना चाहिए। सब कुछ मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने 69 बीपीएससी पीटी का अभी तक पेपर नहीं देखा है, कुछ ऐसे होंगे मासूम बच्चे जो 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो लेकिन अभी तक पेपर नहीं देखा है, कृपया आप पेपर देख लें और उसको सुबह से शाम में एक बार ज़रूर देख लिया कीजिए। पर डे के मैं कह रहा हूँ, जिससे एक एक सवाल और पैटर्न आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि किस प्रकार के पेपर पूछे गए हैं, ठीक ना। थोड़ी देर हम लोग उस चीज़ पर बात करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे 70 बीपीएससी की तैयारी को लेकर। देखिए, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो 69 बीपीएससी का पीटी का पेपर हुआ है उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले भी मैंने एक 70 बीपीएससी की तैयारी को लेकर वीडियो बनाया था, लेकिन कोई वीडियो में आपको खास डिफरेंस नहीं दिखेगा किस चीज़ में, तो थोड़ा सा बताने के तरीक़ों में दिखेगा। क्यों? क्योंकि पेपर हो गया है तो अब थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी है अपने पास। 69 बीपीएससी पीटी जो हुआ है और मेंस जो होगा, मेंस का तो हमें पैटर्न पता है, 68 बीपीएससी में हुआ है, लेकिन पीटी का पैटर्न हमें नहीं पता था। पीटी में जिस स्तर के सवाल पूछे गए हैं आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि पीटी इतना आसान अब नहीं रहा। यानी कि अभी से अगर मान लीजिए हम अभी मान के चल रहे हैं कि जून में एग्ज़ाम होगा आपका 70 बीपीएससी का, तो अगर जून में एग्ज़ाम होता है तो पीटी और मेंस को हम कहीं भी साथ में लेकर चलने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, छोड़कर कोशिश नहीं कर सकते हैं। यानी कि मेंस की तैयारी हमें इतने अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी कि पीटी का हमारा अधिकांश हिस्सा जो है वो तैयार हो जाए। इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि मेंस की जब आप तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे कि मेंस के साथ साथ में आपका पीटी भी तैयार होता जाए। और अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा मेंस के सिलेबस को, तो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री के कुछ भाग को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा पीटी का सिलेबस जो है वो मेंस के सिलेबस को ओवरलैप करता है, कहीं पर भी कुछ भी अलग नहीं है।
हाँ, थोड़ा सा गणित वगैरह है मेंस में, और आपका आईआर का पोर्शन है, 2 सवाल आते हैं। बाकी का जो भी पोर्शन है वो करंट अफेयर और जीएस के ही सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं, तो पीटी से आपके मिलते हैं। लेकिन जो तैयारी का सही पैटर्न है वो क्या होता है, वो होता है कि पहले आप मेंस की तैयारी को खूब तन मन धन से लगा कर कीजिए, जिससे आपका पीटी जो है वो 70 से 80% के आसपास आपके मेंस की तैयारी के दौरान ही तैयार हो जाए। चाहे जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जब आप मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ कि आप मूल अधिकार अगर आप पढ़ रहे हैं तो मूल अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार के आर्टिकल क्या हैं, मूल अधिकार से क्या क्या बेनिफिट होता है, किस प्रकार से लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में ये मदद करता है, ये आप जब पढ़ेंगे तो ये मेंस के आंसर राइटिंग में आप उपयोग करेंगे। लेकिन मूल अधिकार के जो आर्टिकल होते हैं उसको आप पीटी के लिए सुरक्षित रख लेंगे। यानी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो दोनों हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा अभी जो चल रहा है कि जातिगत आरक्षण, जातिगत जो जनगणना है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जातिगत जनगणना का मैं बार बार इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि चर्चा में है तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। जातिगत जनगणना का बिहार में सोशल, इकोनॉमिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल जो है या कल्चरल रूप से किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, ये आपके मेंस में पूछा जाएगा। लेकिन जब आप मेंस के लिए जातिगत जनगणना कर आंसर राइटिंग करेंगे कि जातिगत जनगणना क्या है, कितने % कौन सी जातियां हैं बिहार में, किस प्रकार से आने वाले समय में बिहार के राजनीति को, समाज को, आर्थिक स्थिति को, पॉलिटिकल स्थिति को, सब कुछ को प्रभावित करेगा, तो वो आप मेंस के लिए तैयार करेंगे और उसमें जो आप फैक्ट लिखेंगे वो आपके पीटी के लिए तैयार होता जाएगा। दोनों चीज़ स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाती है। कोई एक दिन का खेल नहीं है, कोई महीने भर का खेल नहीं है, साल भर निरंतर रूप से चलने वाला एक खेल होता है। निरंतर रूप से साल भर जब आप पढ़ाई करेंगे तब जाके आप सिविल सर्विसेज का सोच सकते हैं। सोचने के लायक की मैं बात कर रहा हूँ अभी, इससे कम में तो सोचना भी अलाउ नहीं होता है सिविल सर्विसेज को लेकर। आप पैटर्न पकड़ पा रहे जो मैं पकड़वाना चाह रहा हूँ आपको। अभी मैं ले चलूँगा नोट्स वगैरह पर भी, हर चीज़ पर ले चलूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तैयारी जब आप करेंगे, जैसे मान लीजिए एक दूसरा टॉपिक लेते हैं हम लोग। दूसरा कौन सा टॉपिक अभी चर्चा में है? दूसरा भी टॉपिक चर्चा में था कि G20, ठीक है। अब G20 पर अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो G20 पर जब आप आंसर राइटिंग कर, G20 का फैक्ट चाहिए आपको कि G20 का स्थापना कब हुई, कितने देश हैं इसमें, किस कॉन्टिनेंट से कितने देश हैं, कब किन देशों को किस में ऐड किया गया, कौन कौन से संघ हैं, जैसे अभी अफ्रीकी संघ को ऐड किया गया है, दुनिया के जीडीपी का कितना % है, दुनिया के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कितना % है, दुनिया की आबादी कितनी ज़्यादा है इसमें समाहित। तो ये चीज़ें जब आप आंसर राइटिंग में डालेंगे तभी तो आंसर अच्छा बनेगा इसमें। और ये जो आप फैक्ट लिखेंगे आंसर में, ये कहाँ पर काम आता है? तो ये पीटी में काम आता है। 69 बीपीएससी पीटी में भी G20 सवाल पूछा गया है। उसको लेकर लोग रोना रो रहे थे कि G20 से पूछ लिया कठिन सवाल, लेकिन साल भर G20 चर्चा में था। ये किसी ने नहीं देखा कि साल भर से G20 चर्चा में थी, इसको कहीं भी छोड़ कर नहीं जा सकते, इसको पढ़ के ही जाना चाहिए। फिर बोलते करंट कहाँ से पूछ लिया, कैसे पढ़ें? तो मुँह से पढ़ा जाता है। करंट कहाँ से पूछा? तो यहीं से पूछा जहाँ से चर्चा में था करंट। कुछ तो करंट के सवाल आपके लिए दिए गए थे जिनको आपने गलती करके छोड़ा है, नहीं गलती करना चाहिए था उनमें भाई। अब 69 बीपीएससी का पेपर का 2-4 दिन हो गया है, तो अब धीरे धीरे मैं आपको रियलाइज़ भी तो करवाऊंगा कि कहाँ पर आपने गलतियाँ की है। G20 का सवाल जिसने भी गलत किया, बहुत गलत काम किया आपने, नहीं करना चाहिए था आपको गलत। साल भर से चर्चा में था, आपने क्यों नहीं पढ़ा? या पढ़ा होगा आपने कि दुनिया की आधे से ज़्यादा आबादी उसमें समाहित है, 2/3 से ज़्यादा। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि पीटी और मेंस जो होता है ये अलग अलग नहीं है, उनको बांट कर मत देखिए, दोनों को एक करके देखिए, दोनों को इंटीग्रेट करके देखिए। दोनों एक ही प्रोसेस के हिस्सा हैं, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, दोनों एक ही प्रोसेस के हिस्सा हैं। जब आप एक की तैयारी करते हैं, यानी कि जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा है, तो पीटी का आपका अधिकांश हिस्सा तैयार हो जाता है। लेकिन पीटी के सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जिसको हम क्या करेंगे, पीटी से पहले जो 2-3 महीने हम लोग पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज और MCQ लगवाते हैं, उसमें आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। इतना तय हो गया कि कैसे करना है। अभी अब शुरू कहाँ से करें, पढ़ें कैसे? तो पढ़ा मुँह से जाता है। किसी भी किताब को खोलकर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। कभी आपने छठी के एग्ज़ाम देने से पहले किसी टीचर से पूछा था क्या कि साहब पढ़ना कहाँ से शुरू करें? उसमें तो 5वीं में रहते थे, एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले नवका किताब सरकारी स्कूल से उठा कर ले आते थे, पढ़ना शुरू कर देते थे। सबसे पहले हिंदी पढ़ते थे क्योंकि नई नई कहानियाँ मिलती थी। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो उसी प्रकार से अब भी करना है। ज़्यादा एग्ज़ाम को हाई फाई मत समझिए, एग्ज़ाम कठिन होता है लेकिन आप ही के जैसे बच्चे पास करते हैं।
कोई उनमें ज़्यादा कोई बड़ा कैपेबिलिटी नहीं होता है कि बहुत बड़े बड़े लोग एग्ज़ाम पास कर, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल आप ही के जैसे होते हैं। कितने सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कल तक साथ में बैठते थे, अब वो पास हो जाते हैं तो अब कुछ भी डिफरेंस नहीं होता जब तक रिजल्ट नहीं आता है। ठीक ना। तो अब शुरू करते हैं, देखते हैं शुरू कहाँ से करना चाहिए। देखिए आज 5 अक्टूबर है 2023 ईस्वी का। 2023 ईस्वी का 5 अक्टूबर है। 2023 ईस्वी का 5 अक्टूबर है। 5 जनवरी 2024 तक के लिए टारगेट करके पहला टारगेट लेकर चलिए। टारगेट हमेशा रखना चाहिए, पर डे का टारगेट, पर सप्ताह का टारगेट, पर महीने का टारगेट, ऐसे ही करके पढ़ा जाता है। जो अच्छे लोग पढ़ते हैं मैं उनके हिसाब से ही बता रहा हूँ। ठीक ना। तो सबसे पहले ट्रस्ट कीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसको सही बता रहा हूँ। पर डे के हिसाब से टारगेट रखना है। एक दिन आप ऐसा कीजिए, नहीं तो मैं बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ आपको। एक दिन आप ऐसा कीजिए, 2 घंटे तक लगातार एक छोटा सा टारगेट बनाकर पढ़िए। करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। एक दिन 2 घंटे का छोटा सा टारगेट बनाकर आप पढ़ने बैठिए कि आज 2 घंटे में मुझे कम से कम 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। 3 चैप्टर कंप्लीट किए बिना दुनिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी का फ़ोन भी आ जाएगा तो मैं नहीं उठाऊंगा। कुछ भी हो जाएगा मैं नहीं हिलूंगा। 2 घंटे एक दिन करके देखिए, 1 घंटे ही करके देखिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर नहीं पहुंच गया ना उस 1 घंटे के बाद में, तो आकर मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, अब ब्लॉक कर देना मेरे चैनल को। मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है भाई क्या होता है प्रोसेस। लेकिन आप 1 घंटे 1.5 घंटे भी स्थिरता से नहीं बैठ पाते हैं, सबसे बड़ी खामी तो यही है। एक दिन करके देखिए, लगातार 1 सप्ताह तक किसी एक रूटीन को फॉलो तो कीजिए। 21 दिन बाद कोई रूटीन आपकी आदत बन जाती है, ये तो पता होगा ना। तो आप करते ही नहीं हैं, बच्चे बीच में छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? टारगेट। टारगेट पर डे का, जैसे आज मान लीजिए 6 घंटे ही पढ़ा। शुरुआत में आप कर सकते हैं, आपको अभ्यास नहीं होगा ज़्यादा देर तक बैठने का। 6 घंटे आप पढ़ सकते हैं शुरुआत में, तो उसको समय को बांट लीजिए। एक सब्जेक्ट अगर आप 6 घंटे पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। 2 सब्जेक्ट रख लीजिए, 2 सब्जेक्ट कि 3-3 घंटे का 2 सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। लेकिन पर डे करंट अफेयर के लिए एक वीडियो ज़रूर देखनी है, साथ में न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। पढ़ाई की शुरुआत तो वहीं से करनी है। सबसे पहले सुबह सुबह करंट अफेयर न्यूज़पेपर आकर पढ़ना है आपको, उसके बाद न्यूज़पेपर का वीडियो देखना, उसके बाद पढ़ाई शुरू करनी है। या न्यूज़पेपर के वीडियो में अगर देर होता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, पहले से ही पढ़ाई कर लो, बीच में न्यूज़पेपर का वीडियो देख लो। आप आधे घंटे का होता है, अगर स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है आपका। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पर डे आपको यही रूटीन कम से कम 1 साल तक रखना पड़ेगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक। सब कुछ मोह माया त्याग के थोड़े दिन के लिए स्वार्थी होकर करिए। ये मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप होता है टारगेट बनाना। अब टारगेट बना के पढ़ेंगे क्या, वो भी तो मैं बताऊँगा, है ना। फोकट का मोटिवेशन थोड़ी ना होगा। मेंस की तैयारी करना अभी 70 से 80% इसमें पीटी का आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा रिवीजन। तीसरा स्टेप में पीटी की तैयारी में हम लोग प्रवेश करेंगे। जब आपका एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ जाएगा तो एग्ज़ाम के डेट से 2 महीने पहले से पीटी की तैयारी में लग जाना है। उससे पहले आपका पीटी का 70% से 80% हिस्सा तैयार हो जाएगा अगर आप मेंस की तैयारी अभी से करेंगे। 69 बीपीएससी पीटी के पेपर के बारे में बता ही चुका हूँ। पेपर जो आया था इस बार के पीटी में, वो 60% पेपर जो था वो आसान था, आसान से मॉडरेट लेवल तक का था, और जो 40% पेपर था वो कठिन स्तर का था। लेकिन दोनों मिक्स थे, इसलिए हर 4-5-6 आसान सवाल के बाद आपको 2 से 3 इतने कठिन सवाल मिल रहे थे कि आपका कॉन्फिडेंस हिल रहा था। यानी कि क्या करना है, यानी कि माइंड को थोड़ा सा शार्प बनाना है और स्थिर बनाना है। स्थिर का मतलब क्या होता है कि दिमाग आपका हलचल भरा ना हो, एग्जाम में जाके घबराएं ना आप, ज़्यादा प्रेशर नहीं लें। और एग्ज़ाम में जब आप जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पेपर में 150 सवाल में 90 सवाल ऐसे होंगे जो मेरे लिए होंगे। 60% 90 होता है ना 150 का, तो 150 सवालों में 90 सवाल ऐसे होंगे जो मेरे लिए होंगे, उसको मुझे सॉल्व करना है। बाकी 60 सवाल ऐसे बेकार भरे हुए होंगे जो इसलिए पेपर में डाले गए ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ। व्हाइट हाउस और ब्रांड के नेम, जूतों के ब्रांड के, कपड़ों के ब्रांड के, बाल के ब्रांड के, ये हमारे काम की चीज़ नहीं थी। वो इसीलिए डाले गए थे कि आप परेशान हो उसको पढ़ के, और आप परेशान हुए भी उनको पढ़कर। वो आपके लिए था ही नहीं, वो कठिन हो आसान हो आपके लिए था ही नहीं। जो 69 बीपीएससी में था उसको जाने दीजिए, जा रहा है तो उसको छूना ही नहीं चाहिए था। हम बिहार में रहने वाले लोग हैं, हमें क्या पता अमेरिका, इंग्लैंड और दुनिया भर में कौन सा ब्रांड चल रहा है। और चल भी रहा होगा तो हमें क्या लेना देना, नहीं आ रहा नहीं करेंगे। समझ रहे मेरी बातों को मैं क्या बता रहा हूँ। तो पेपर में ऐसे सवाल जरूर होंगे, कभी 90 होंगे, कभी 85 होगा, कभी 100 भी होगा। आसान पेपर आएगा तो 120 सवाल भी आसान लगेंगे आपको, लेकिन रेशियो यही रहता है पेपर सेट करने का, ठीक है ना। जैसे 2023 का जो यूपीएससी का पेपर था उसमें 100 सवाल में से 70 के करीब में सवाल कठिन बनाए थे उन्होंने, तो ये था सबसे कठिनतम पेपर आज तक का।
यूपीएससी का। अब बीपीएससी का था, उन्होंने 40 सवाल मात्र कठिन बनाए, 60 से मतलब 40% सवाल कठिन बनाए, तो ये कठिनतम पेपर हो गया बीपीएससी का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर पेपर में आपके लिए सवाल जरूर रहेगा, बस आपको उसको क्या करना है, ढूंढना है। और ढूंढने का काम आपको सीख जाएंगे कब, आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट सीरीज वगैरह का, तब आप सीख जाएंगे। ओके, अब चलते देखते शुरुआत कहाँ से करना है। लेकिन पेपर में करंट अफेयर और ये आपके पीटी और मेंस दोनों में 50% का हिस्सा कैरी करेगा। पीटी में भी जो जीएस के भी सवाल आए हैं वो सारे के सारे लगभग में करंट अफेयर से रिलेट करके आए हैं। हिस्ट्री के पोर्शन छोड़ दूं तो मैक्सिमम सवाल जो आए हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करके आए हैं, चाहे वो इकोनॉमी का सवाल हो, चाहे वो ज्योग्राफी का सवाल हो, चाहे वो किसी भी हिस्से का सवाल हो, पॉलिटी का सवाल हो, मैक्सिमम सवाल करंट से रिलेट करके आए हैं, ये तो पता होगा आपको। और जीएस जो है वो 50% आपका कैरी करेगा। लेकिन मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में 60 से 70% आपका करंट अफेयर का हिस्सा जो है वो कैरी करता है। 60 से 70% हिस्ट्री और गणित को छोड़कर बाकी जितने भी सवाल आपको मिलेंगे मेंस में, वो मैक्सिमम सवाल करंट अफेयर से रिलेट करके आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। यानी कि करंट अफेयर तो हमें रोज़ पढ़ना ही है और आदत में डालना पड़ेगा, उसको छोड़ना नहीं है हमें, ठीक ना। शुरू कहाँ से करें, अब लेके चलते हैं। अब यहीं से आपको करना है, मैं अभी किताब पढ़ के बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए, मैं नोट्स भी दिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं, हर चीज़ है आपके लिए। वीडियो लंबा होगा लेकिन सीख कर जाएंगे, आज से शुरू कर देना है। ओके, कहाँ से शुरू करें, देखिए मेरी बात को सुनिएगा। इतिहास और जो पॉलिटी होता है, हिस्ट्री और पॉलिटी होता है, ये थोड़े से आसान सब्जेक्ट होते हैं। जब मैं आसान बोल रहा हूँ तो आसान ही होते हैं। प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कीजिए, आपको आसान लगेगा। अगर आप इनको बर्डन लेकर पढ़ेंगे कि पॉलिटी भी पढ़ना है, तो फिर आपको बर्डन लगेगा। या आप ऐसे ही पढ़ेंगे कि आज तो पॉलिटी पढ़ना है, तो ये आपको अच्छा लगेगा, ठीक ना। माइंडसेट का थोड़ा सा अंतर है। इतिहास बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, लेकिन आपने वन लाइनर के अलावा जीवन में कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं, इसलिए आपको हमेशा लगता है कि बर्डन है, इतिहास क्या है। मैं आपको जिस दिन इतिहास घंटे भर पढ़ा दूंगा तो आपको लगेगा कि ये भी इतिहास है। तो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको इतिहास का, ज्योग्राफी का, और आपको करंट अफेयर का हिस्सा तो मैं आपको तैयार करवाऊंगा साथ साथ में। कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, जिससे क्या हो, आपका आधार बन जाए। अगर इतिहास में 20 टॉपिक आपको ढंग से पढ़ा दिया जाए, पॉलिटी में 20-20 टॉपिक ढंग से पढ़ा दिया, आपका आधार तैयार हो जाता है, बेस। और मैं करवाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन सेल्फ एफर्ट लगाना सबसे ज़रूरी होता है। पहले आप खुद एफर्ट लगाइए, फिर हम आएंगे एफर्ट लगाने पीछे से। आपको आगे चलना है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आगे आगे चलूं, आपकी उंगली पकड़ के खींचूं, तो ये स्पून फीडिंग का ज़माना बीपीएससी में से कब का चला गया। आप नहीं कर पाएंगे तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हाथ पैर आप ही को मारना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करना हो ना करना हो, ये सब बाद की चीज़ें होती। कोचिंग वाले पैसा के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। 50% सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाएंगे आपका, कितना भी पैसा दे दीजिए, दुनिया के सबसे अच्छे कोचिंग में, तो भी मैं कह रहा हूँ। तो वो अलग चीज़ है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले आपको खुद से खुद के लिए सोचना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ सिविल सर्विसेज करना है, बीपीएससी करना है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री से आप शुरू कीजिए। अब हिस्ट्री जो बिगनर नहीं है, बिगनर का मतलब जो 69 दे चुके हैं, 68वीं दे चुके हैं, उनकी बात मैं अगर करूँ तो उन्होंने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लिया होगा। तो गुरु रिवाइज करो जहाँ से जो पढ़ा था, और आंसर राइटिंग शुरू करो। जो पहली बार नहीं कर रहे हैं उनकी कह रहा हूँ, जिन्होंने पहली बार नहीं किया उनके लिए कह रहा हूँ कि आप ये फेरे मत पढ़ो कि फिर से 6ठी से 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए। आंसर राइटिंग कीजिए, और 11th-12th की एनसीईआरटी खूब अच्छे से पढ़िए, और आर्ट एंड कल्चर के 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। मत पढ़िए 6ठे से 12वीं तक में फिर में। हाँ, अगर फुर्सत में है या पढ़ने का बहुत शौक हो रहा है तो रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहली बार शुरू कर रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ। अगर 6ठी से 12वीं तक का एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है आपको, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ सकते हैं। 11th-12th की एनसीईआरटी तन मन धन से पढ़िए। ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की और रामशरण शर्मा की और सतीश चंद्रा की। तन मन धन जब मैं कह रहा हूँ तो पूरे मन से कह रहा हूँ। पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, पहला लाइन से शुरू कीजिए। मैं दिखाऊंगा, लाया हूँ मैं तीनों, दिखाऊंगा भी, और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे आप कहानी पढ़ते हैं वैसे ही पहली बार में पूरा पढ़ जाना है बस। एक बार बिल्ले के तो बैठिए कि 1 घंटे आज मुझे पढ़ना है। उस किताब के पीछे में चैप्टर में, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, याद कीजिए कि इस चैप्टर को पढ़ना है, उसके पीछे का क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो उसको लिखना होता था बचपन में, याद कीजिए। आंसर राइटिंग अगर आपने किया होगा, मैं तो मिडिल स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने किया है भाई। तो वही करना है। आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके पीछे के आंसर को लिखने की ज़रा कोशिश कीजिए एक बार। पहली बार में हो सकता है आप 2 लाइन ही लिखें, अगली बार में हो सकता है 5 लाइन लिखें, या हो सकता है पहली बार में ही आप 150 शब्दों में आंसर राइटिंग कर दें उसमें से। लेकिन करना किसको पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा महोदय, महोदया, जो भी आप सुन रहे हैं। या पॉलिटी से शुरू कर सकते हैं या ज्योग्राफी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन साथ में कम से कम 2 सब्जेक्ट लेकर ज़रूर चलिएगा। जैसे एक छोटा सा टारगेट मैं आपको देता हूँ। क्या टारगेट देता हूँ,
और डेली करंट तो आप साथ में पढ़ेंगे ही। न्यूज़पेपर एक रोज़ पढ़ना है, न्यूज़पेपर एक रोज़ पढ़ना है। हिंदी का जनसत्ता का आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और अंग्रेजी में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से एक ज़रूर पढ़िए। कहाँ से आप इंतजाम करेंगे, ये मास्टर का हेडेक नहीं है, ना ही मास्टर ये हेडेक लेना चाहता है। खुद से हाथ पैर मारिए। 2023 ईस्वी में जी रहे, हाथ में फ़ोन है, जो चाहेंगे वो चीज़ मिल सकता है। देखिए, खुद से हाथ पैर मारकर जहाँ से हो इंतजाम कीजिए न्यूज़पेपर का। ऑनलाइन ख़रीद कर हो, ऑनलाइन PDF इंतजाम करके हो। मैं PDF नहीं प्रोवाइड करवाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट आता है, चैनल बंद हो जाता है, ठीक ना। ऑनलाइन PDF से हो, ऐप से हो, कहीं चोरी चकारी करके डाउनलोड करना हो, इतना तो इंतजाम कर ही सकते हो यार। टेलीग्राम जैसा चीज़ है आपके हाथ में, सर्च करो, देखो कहाँ पर न्यूज़पेपर मिलता है, पढ़ो। समझ रहे ना मैं जो कह रहा हूँ। या कहीं अगर ऑफलाइन आता है आपके पास हो तो ऑफलाइन कर पढ़िए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, ये तय है, ये तय है ना, पढ़ना ज़रूर है, ठीक है ना। तो ये आप तय कर लीजिएगा कि एक वीडियो देखना है और डेली न्यूज़पेपर हाथ में लेकर या फ़ोन पर आर्टिकल पढ़ना है। हिंदी का जनसत्ता का ऊपर नीचे दोनों वाला, और अंग्रेजी में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से एक आर्टिकल पढ़ना है। हो सकता है कल को, सुनिएगा मेरी बात को, हो सकता है कल को कि जो अपने चेयरमैन सर हैं उनका थोड़ा सा रात को सपना आए कि बंधु, बिहार के बच्चे अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, अंग्रेजी में कमज़ोर ऑफिसर नहीं चाहिए, तो कल को बोल दें कि अंग्रेजी भी एक कंपलसरी पेपर होगा, 30 नंबर लाना ज़रूरी होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी वैसे भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो घबराइए मत। पढ़ के देखिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको कठिन लगेगा, 5वें दिन से नॉर्मल लगने लग जाएगा। एफर्ट तो कीजिए, भाग क्यों रहे हैं, ठीक ना। आगे बढ़ें, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं हिस्ट्री पॉलिटिक्स, अभी मैं शुरू करना भी सिखाऊंगा, ज्योग्राफी से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद से बुक्स और आंसर राइटिंग पर आएंगे। जो लोग बिगनर हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अभी आप आंसर राइटिंग मत कीजिएगा। अनर्गल सनर्गल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के उसका आंसर चेप रहे हैं, ये आंसर राइटिंग नहीं होता है। आंसर राइटिंग तब होता है जब दिमाग से 10 गो पॉइंट निकल रहा है और उसको लिख रहे हैं। अगर आपके दिमाग से 10 गो पॉइंट अभी ही निकल रहा है, उसको लिख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो पहले उस चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर के कंप्लीट करने के बाद उसके पीछे के जो टॉपिक लिखे रहते हैं, उसके पीछे जो प्रश्न रहते हैं, NCERT में रहते हैं प्रश्न, उनको लिखने की कोशिश कीजिए। NCERT का प्रश्न है, UPSC के मेंस में कॉपी पेस्ट होता है NCERT में बुक के पीछे लिखा हुआ प्रश्न। BPSC के मेंस में कॉपी पेस्ट होता है बुक में चैप्टर के पीछे NCERT के में जो प्रश्न लिखा रहता है वो 150 शब्द 200 शब्द में कॉपी पेस्ट। जब मैं शब्द यूज़ कर रहा हूं तो बिना प्रूफ के ये मास्टर कुछ नहीं बोलता है, मैं शब्द सहित दिखा दूंगा UPSC और BPSC के मेंस में कि NCERT सवाल पूछे गए हैं। आप NCERT 12th का खोले बिपिन चंद्रा का, उसमें आपको दिखेगा कि भारत के में राष्ट्रवाद का उत्थान कैसे हुआ, बताइए। और यही सवाल 68वीं BPSC के मेंस का है कि भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान के कारणों को लिखिए। तो NCERT को इतना आसान में हल्के में मत लेना, बस उसको पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए आपके पास, जो मैं भी आपको पढ़ाऊँगा, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन पहले आप खुद से कीजिए प्रयास, ठीक ना। तो शुरू करना है यहीं से। और आंसर राइटिंग जो बिगनर नहीं है, आप तो किसी भी चीज़ का वेट मत करो, अभी से घसने में लग जाओ। एग्ज़ाम से पहले तक कम से कम 10 गो रजिस्टर भर देना है आंसर राइटिंग, और ऐसे कर करके रोज़ 5 घंटे लिखना है। जो बिगनर नहीं है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है। जो बिगनर नहीं है, रोज़ आप लिखना शुरू कीजिए। A4 साइज़ का जो बंडल आता है ना, A4 साइज़ का बंडल, वो जितना जो ख़त्म करेगा उसकी तैयारी उतनी ही अच्छी होती चली जाती है। ख़त्म करने का एक कतई मतलब नहीं कि नाव बनाकर पानी में बहा रहे हैं। ख़त्म करने का मतलब है लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखेंगे। लेकिन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो जब आप 5 घंटे लिखेंगे तो कम से कम आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 5 घंटे लिखने के काबिल होंगे। और एग्ज़ाम में तो एक दिन में 6 घंटा लिखवाएगा आपको, उंगली फूल जाती है, गर्म पानी से सेकना पड़ता है हाथ को मेंस देने के बाद। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लिखने का अभ्यास बनाइए, जो बिगनर नहीं है उनको। जो बिगनर हैं अभी आप पढ़िए किताब को, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस करंट अफेयर, इनको समझिए, समझ बनाइए। और समझ बनाने के साथ साथ थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग शुरू कीजिएगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस के सॉल्व पेपर आप उठा कर लेकर आए हैं मार्केट से, वो आपके काम का भी नहीं है। उसको पढ़ सकते हैं आप, पढ़ने के लिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें से कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, वो आपकी सोचने समझने की शक्ति को ख़राब कर देगा। पहले आप अभी बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़कर मैं आपको आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, करंट अफेयर के वीडियो में भी और आंसर राइटिंग के अलग वीडियो में भी। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद से डेली कम से कम 5 आंसर लिखना है, जो बिगनर नहीं है उनके लिए। जो बिगनर है उनके लिए मैं कहूँ कि चैप्टर जो पढ़ा है उसके पीछे का आप आंसर राइटिंग कीजिएगा।
और सप्ताह में 2 निबंध लिखना है कम से कम। ये दोनों आदमी को करना है, जो शुरुआत कर रहे हैं या जो पहले ही शुरू कर चुके, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ। सप्ताह में 2 निबंध लिखना है। जो शुरुआत कर रहे हैं वो आसान निबंध से शुरुआत कर सकते हैं। निबंध के लिए कोई किताब नहीं खरीदना है आपको। जनसत्ता का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 आपको रोज़ पढ़ना है और उसको लिखने की कोशिश करना अपने शब्दों में। जो खासतौर से उसका आर्टिकल 2 होता है वो बहुत ही बेहतरीन भाषा में लिखा होता है और वो किसी मूर्त विषय से जुड़ा हुआ नहीं होता, एवं ही किसी भी मुद्दे पर हो सकता है। उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना है। आर्टिकल दूसरा जो रहता है जनसत्ता में, वो नीचे वाले आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। और ये दोनों को करना है, दोनों आदमी करना है। और जो बिगनर नहीं है उनसे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई पिछले साल से मैं आपको रटवा चुका हूँ निबंध कैसे लिखना है, तो आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका निबंध जो होगा वो काबिल तारीफ़ होना चाहिए। जो शुरुआत कर रहे हैं वो निबंध लिख सकते हैं कि मेरे प्रिय भाता और मेरा प्रिय पशु गाय, मेरे दादा दादी, मेरा गांव, इन सब पर शुरुआत कीजिए। मैं हंस नहीं रहा हूँ, हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन शुरुआत करने के लिए सही होता है। मैं आपके स्थिति को समझते हुए कह रहा हूँ। जिसने आज तक जीवन में कोई निबंध नहीं लिखा उनके लिए यही निबंध की टॉपिक होती है और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं कि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप शुरुआत कर रहे हैं। कितनों ने अभी तक सोचा भी नहीं है शुरू करने का। तो शुरू करना है कहाँ से? हिस्ट्री पॉलिटी आज से पढ़ना शुरू करना है। सप्ताह में कम से कम 1-2 आंसर लिखना है जो बिगनर हैं। जो बिगनर नहीं है वो तो पर डे 5 आंसर लिखेंगे और निबंध तो दोनों आदमी को 2 लिखना है सप्ताह में। सोर्स भी मैंने बता दिया है कि कहाँ से निबंध लिखना है आपको और किस तरह से लिखना है, शब्द शैली कैसी होनी चाहिए, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, ये सब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के सीख सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन रखना है आपको रिवीजन करने के लिए। मान लीजिए सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ रहे हैं, ठीक ना। शनिवार को रिवीजन किया, संडे पूरा आपका दिन भर मूवी देखो, बैल के एकदम 2-2 3-3 मूवी, एक वेब सीरीज़ निपटा दिया, कोई बात नहीं, चिल होके, ठीक ना। इतना करने की फुर्सत होती, कोई 24 घंटे नहीं पढ़ता है यार। 24 घंटे बहुत होते हैं, उतना पढ़ के पागल हो जाओगे। कहाँ से 24 घंटे, बहुत ज़्यादा होते हैं। एक दिन 4 घंटे तो पढ़ के देखो, 4 घंटे में आप NCERT एक ख़त्म कर दोगे 11th का। मैं सही कह रहा हूँ, सही सुन रहे हो आप। आपकी इतनी कैपेसिटी हो जाएगी 1.5 से 2 महीने बाद। आप एक बार पढ़ना तो शुरू कीजिए। पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। हैबिट उसको कहते हैं कि जो नहीं करो तो मन में बेचैनी होने लग जाती है ना। पढ़ने की हैबिट जिस दिन आपको लग जाएगी ना, उस दिन NCERT तो आप बोलोगे ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ठीक। इतना शुरू कर लेंगे आज। दूसरा क्या है, यही वो टारगेट है जो 5 अक्टूबर से 5 नवंबर के लिए मैंने आपको दिया है कि 1 सप्ताह 1 महीने का समय लीजिए। इसमें हिस्ट्री पॉलिटी पूरा का पूरा समाप्त कर दीजिए खूब अच्छे से। और साथ में क्या करना है, आंसर राइटिंग और करंट अफेयर आपको साथ साथ में चलते रखना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका एक टारगेट अगर पूरा कर लिया आपने तो ज़िंदगी के बड़े बड़े टारगेट आप पूरा कर सकते हैं। स्टार्ट तो कीजिए, पहला स्टेप तो उठाइए। चलिए आगे बढ़ते। करंट अफेयर का एक मैगजीन साथ में पढ़ना है, जैसे विजन IAS आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना भी चाहिए, खरीद लीजिएगा या ऑनलाइन PDF लेकर प्रिंट निकलवा लीजिएगा। आप जहाँ भी देश के कोने में बैठे होंगे पूरे दुनिया में उसका PDF मिलता है। PDF पूरे दुनिया में उपलब्ध है ना। पाकिस्तान में भी बैठे होंगे तो वहाँ पर भी उपलब्ध होता है विजन IAS का PDF। उसको प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवा के क्या करना है, उसको पढ़ जाना है। और इससे ज़्यादा स्टेप आसान क्या होगा, दाल लेना है, चावल लेना है, मिला के खा लेना है। इतना ही तो आसान मैंने बोला है। PDF लेना है, प्रिंट करवा लेना है, पढ़ लेना है। 3 स्टेप उसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, वो भी बताऊँगा मैं, ठीक। अब चलिए, बुक लिस्ट वगैरह तो मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं और पढ़ना कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल पहले पेज से, ये गंदा सा दिख रहा है तो इसको देखकर भड़कना मत। ये प्राचीन भारत रामशरण शर्मा है, ये पढ़ के ऐसा हो गया है। अध्याय 2 से मैं लेकर आया हूँ। पहला अध्याय भी अच्छा है, पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन अध्याय 2 मैं लेकर आया हूँ। उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन। यहीं से ये शुरू होता है इतिहास का आधुनिक लेखन। पहले में स्रोत दिए हुए हैं, उसको भी पढ़िएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे बुक्स के नाम हैं जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहले चैप्टर में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वहाँ से पढ़िएगा। अब जैसे देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। एंशियंट इंडियन जो हिस्ट्री है, एंशियंट इंडिया का जो हिस्ट्री है, उसके मॉडर्न लेखक। अब लेखक देसी भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं, ये चीज़ तो तय है। लेखक मार्क्सवादी भी हो सकते हैं, दक्षिणपंथी भी हो सकते हैं। लेखक जो हैं वो किसी और विचार को फॉलो करने वाले भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लेकिन इतिहास लेखक न्यूट्रल हो तो वो इतिहास ही क्या लेखक हुआ, है ना। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं नोट्स कैसे बनाएगा। अगर आज मैं परीक्षा की तैयारी शुरू करूँ तो, और शुरू कहाँ से करूँगा, यहीं से पढ़ना।
यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, जो हमारे भारत में हस्तलिखित महाकाव्य हैं, महाकाव्य रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे महाकाव्य हैं अपने भारत में। इसमें भी हिस्ट्री है, लेकिन भारत में हिस्ट्री लिखने का जो साइंटिफिक तरीका है वो नहीं अपनाया गया था। लेकिन ज़रूरी है क्या कि साइंटिफिक तरीका तुमने डिफाइन किया, पश्चिम वालों ने, वही सही हो इतिहास लेखन का? हो सकता है हम भारतीयों का अलग तरीका हो इतिहास लिखने का, ये तो तय है ना। तो चलिए आगे पर लाइन पर चलते। पुराणों और जीवन चरित्र जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को सजोए रखा। तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 8वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है। ब्रिटेन वालों ने जहाँ शासन कायम किया, तब उन्होंने औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। जब उन्होंने भारत में शासन कायम किया, तब उनको औपनिवेशिक सरकार चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? इतिहास की। इसीलिए सिविल सर्विसेज में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में से कौन सा एक होता है? इतिहास। क्योंकि शासन करने के लिए इतिहास ज़रूरी होता है जानना। किसी व्यक्ति का अगर इतिहास नहीं पता आपको, तो आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये मैं क्या कह रहा हूँ? ये मैं कह रहा हूँ कि इतिहास ब्रिटिशर्स ने जो भारत का पढ़ना शुरू किया, क्यों? क्योंकि वो देश में अच्छे से शासन करना चाहते थे, राज करना चाहते थे, देश को गुलाम बनाना चाहते थे। इसलिए तो किसी को आपको आज़ाद करना हो या गुलाम करना हो, उस आदमी का इतिहास, उस देश का इतिहास जानना जरूरी होता है ना। जब 1765 बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब सरकार को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि इस देश को समझना है, अगर इस देश की संस्कृति को समझना है, कल्चर को समझना है, प्रशासन को समझना है, कानून को समझना है, तो इस देश का हिस्ट्री तो हमें पता ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं कि हिंदू जो होते हैं वो हिंदू लॉ से शासित होते हैं, मनु स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, मिताक्षरा, दैभाग, पता नहीं क्या क्या से शासित होते हैं। और मुसलमान जो इस देश में है वो शरिया को मानने वाले लोग हैं। तो ये देश चल कैसे रहा था? अलग अलग मानने वाले लोग एक साथ रह कैसे रहे हैं इतना अच्छे से? इसके लिए उन्होंने भारत का इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया। इसीलिए आपको क्या जानना होता है? इतिहास जानना होता है। अतः 1776 में सबसे प्रामाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से कराया। अब आप अगर नोट्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक माने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से करवाया गया। ये सबसे पहला लाइन आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर हेडिंग बनाया कि मान लीजिए ऐसे हेडिंग बनाए, एक कॉपी का पन्ना है। अब इससे अच्छे से कैसे समझाऊँ? ये ऊपर में रहता है ऐसे लाइन खींचा हुआ। आप लिखेंगे यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री नोट्स क्लास 11th चैप्टर 2। पहला लाइन क्या लिखेंगे? 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से करवाया गया। उसके बाद से क्या लिख देंगे? ऐसे डैश खींचा। कारण क्या था? क्योंकि कारण था कि ब्रिटिश को भारत में शासन करना था। इतना अगर आपने अपने नोट्स पर लिख दिया, जब आप नोट्स को उल्टाएंगे, ये लाइन पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया। ये तो आपको पता ही है, 1764 के बाद से आया था। हिंदुओं के दीवानी न्यायकार में पंडित लोग, मुसलमानों के दीवानी न्यायकार मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के प्रयास प्रारंभ हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा। इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1784 में क्या हुआ है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स नामक अधिकारी ने किया। ये सारे फैक्ट क्या आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं क्या? जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया था। जबकि भगवत गीता का किसने किया था? तो विल्किंस ने किया था 1785 में। ये सारे आपको नोट्स में लिखने हैं। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इंडियन सोसाइटी ऑफ बंगाल नहीं है। यानी कि एशियाटिक सोसाइटी में भारत के अलावा एशिया के और भी देशों का अनुवाद किया जाता होगा। ये तो आपके दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी नाम है तो कुछ तो सोचकर उन्होंने नाम रखा होगा। ये तो समझ में आना चाहिए था ना आपके।
यही चीज़ जब आप दूसरी बार बुक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एशियाटिक सोसाइटी जब नाम रखा है तो एशिया के जो अलग अलग देशों पर ब्रिटिशर्स का शासन था, उसमें उनको शासन करने के लिए, वहाँ की हिस्ट्री को समझने के लिए वो बुक का जो अनुवाद करते थे तो वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत करते थे, जिसमें ईरान के ग्रंथों का भी अनुवाद किया जाता था, जिसमें चीन के ग्रंथों का भी अनुवाद किया जाता था, जिसमें और भी देशों के ग्रंथों का अनुवाद किया जाता था। यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में केवल भारत के ग्रंथों का अनुवाद नहीं होता था। हाँ, संख्या किसकी ज़्यादा थी तो भारतीय ग्रंथों की, क्योंकि भारत के इतिहास में बहुत सारे किताब लिखे गए हैं। तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ा कि भारत के इतिहास सहित चीन और जिन भी देशों पर उनका शासन था वहाँ के हिस्ट्री का, वहाँ के कल्चर के बुक का, वहाँ के धार्मिक बुकों का, माइथोलॉजी के बुकों का अनुवाद किसके तहत किया जाता था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत, विलियम जोन्स के अंदर में स्थापित किया गया, तो उसके तहत किया जाता था। ये चीज़ पता चल गया आपको किस प्रकार से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन ऐसे ही पढ़ना है और इस चीज़ को अपने नोट्स में लिखने जाना है। जैसे ये अभिज्ञान शकुंतलम को लिख लेना है, भगवत गीता को लिख देना है, और क्या लिख देना है, कब किस किताब को स्थापित किया गया। जैसे 1784, जैसे 1700 मान लीजिए 1765 में, एक मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, 1765 में किया गया, उसके बाद से 1766 में किया गया, 1767 में किया गया। अब कल को बीपीएससी सबसे कठिन पेपर बनाती है, सबसे कठिन पेपर, और वो इन ग्रंथों को ईस्वी के हिसाब से मिलाने को बोल देती है कि मिलाइए क्रम में कि कब किसका अनुवाद किया गया। आप वो स्टूडेंट होंगे जो इस कठिन सवाल को बोलेंगे ये तो आसान है, मेरे नोट से आया है। अब आपको समझ में आया कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 35 मिनट हो गए, गाइडेंस वीडियो कोई पागल ही होगा जो 35 मिनट का बनाता होगा, मैं बनाता हूँ क्योंकि मुझे समझाना डीपली होता है। अब आप समझ गए कि नोट्स में क्या लिखना होता है क्या नहीं। ओके, अब मेरी जैसी आदत बहुत ख़राब है, मैं किताब पर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है किताब पर लिखना। देखिए यहाँ पर इसी तरह से सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट, भारत, चीन, ईरान, संपादक मैक्स मूलर था। अब मैक्स मूलर ने लिखा है सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट, सेक्रेड बुक ऑफ इंडिया नहीं है, सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट लिखा है मैक्स मूलर नामक आदमी ने, और ये 50 खंड में लिखा गया है, किसी बुक का 50 भाग। इमेजिन कीजिए कि मैक्स मूलर कितना बड़ा पागल था। उसने पूरब को जानने के लिए, पश्चिम के लोगों को पूरब में बड़ा इंटरेस्ट था, उनके लिए नई दुनिया थे बिल्कुल हम, और उनसे अमीर थे हम। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, चीन हो चाहे भारत हो, हम उनसे काफ़ी अमीर थे, हमें जानने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते थे। तो मैक्स मूलर नामक एक आदमी ने सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट लिखा, जिसमें भारत, चीन, ईरान, इन सभी के किताबों का, इन सभी के देशों पर जो आधारित उनकी संस्कृति है, इतिहास, इन सभी पर आधारित बुक लिखे गए। तो ये सब फैक्ट आपको एनसीईआरटी मिलते हैं, इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से सबका आपको नोट्स बनाना है अलग अलग टॉपिक का और अंडरलाइन कर लेना है। अब आप तो समझ में आ गया होगा एक एग्जाम्पल से आपको। अब नोट्स पर भी चलते हैं, नोट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे हड़प्पा संस्कृति है, शिल्प और तकनीक का ज्ञान है, जैसे पशुपालन है, तो पशुपालन में देखिए घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से लोथल में मिली है, टेराकोटा का मूर्ति भी मिला है, लेकिन सामान्य तौर पर हम मानते हैं कि अश्व केंद्रित नहीं थी। यही आपका सवाल क्या पूछा गया है, 68वीं बीपीएससी 69 बीपीएससी में यही तो सवाल पूछा गया एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट करके कि ये बताओ कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से पशु का अवशेष नहीं के बराबर पाए गए हैं। तो उसमें घोड़ा ही था, क्योंकि अश्व केंद्रित अर्थव्यवस्था नहीं था। ये अश्व का प्रमाण भले ही मिला है, लेकिन हमें उतना उपयोग नहीं करते थे हम। हड्डी वड्डी मिल जाने से तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम उसको उपयोग करते हों। अब पटना जू में रखा हुआ है अपना कौन सा जेबरा। अब जेबरा का मान लीजिए कल को इतिहास पटना जू को कोई खोदेगा, वहाँ पर उसको हड्डी मिलेगा, तो क्या पटना जू में जो जेबरा रखा, क्या बोला जाएगा कि भारत के लोग जो होते, बिहार के लोग, वो जेबरा का बहुत उपयोग करते थे? नहीं, हड्डी मिलने से किसी का उपयोग साबित नहीं होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ये पक्का क्लियर हो गया होगा कि नोट्स कैसे बनाना हो और किस प्रकार से एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आपको दिख रहा होगा। ये सब देख लिया, अब हमने आगे चलते। अब आते हैं कि नोट्स प्रॉपर कॉपी पर कैसे बनाया जाता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। वाकाटक गुप्त साम्राज्य। अब गुप्त साम्राज्य मैंने हेडिंग बनाया। सबसे पहला क्या लिखना होता है गुप्तों के बारे में। जब आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे गुप्तों के बारे में, तो सबसे पहले उनके बारे में लिखा हुआ कि उनको जानने का स्रोत क्या है। स्रोत का तात्पर्य है कि गुप्तों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिली। ऐसा तो कोई है नहीं कि किसी ने फ़ोन करके बताया कि भाई साहब देखो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको बख्तियार खिलजी ने जलाया था और इसको कुमारगुप्त ने बनवाया था, हम विद्या कसम खा के है ना कि हम ही ने देखा था उसको जलाते हुए। ऐसा तो नहीं होता है ना। इतिहास में होता है कि कहीं से एक पत्र मिला, ताम्र पत्र मिला, किसी गुफा में किसी राजा का नाम मिला, इलाहाबाद में हमें समुद्रगुप्त का नाम मिला, और मंदसौर प्रशस्ति में हमें किसी और गुप्त शासक का नाम मिला, और ताम्र पत्र में हमें किसी और गुप्त शासक का नाम मिला। दिल्ली में हमें फिरोजा कोटला बोल रहा हूँ, जो आपका कुतुब मीनार परिसर है, वहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का मिलता है। तो अब ऐसे जगह जगह मिले, अब इन सब को जोड़कर एक इतिहास बनाया जाता है गुप्तों का इतिहास। यानी कि गुप्तों की जानकारी के स्रोत हैं कुछ।
अब स्रोत साक्ष्य के रूप में भी हो सकते हैं, साहित्य के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। जैसे विशाख दत्त, उसने 2 किताब लिखी, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। 2 नाटक हैं और नाटककार ही था। ये सवाल पूछा गया 69 में। अब देवी चंद्रगुप्तम किसके बारे में? तो गुप्त राजाओं के बारे में चर्चा करता है। तो ये भी हमें एक स्रोत मिला कि देखो भाई गुप्तों के बारे में चर्चा कर रहा है। अब कालिदास जिसने कुछ लिखा या वाराहमिहिर ने कुछ लिखा, तो ये सबसे हम क्या निकालते हैं कि भाई किसी इतिहास के कालक्रम में ये व्यक्ति रहे होंगे उनके दरबार में और ये सब कहानियाँ लिखते होंगे। तो ये स्रोत हो गया इतिहास को जानने का। तो सबसे पहले आपने स्रोत लिखा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं पीटी में। फिर आपने लिखा कि साहित्य क्या है, उनके कौन कौन से साहित्य में उनका प्रमाण मिलता है। उसके बाद से यात्री कौन कौन से ऐसे आए, फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। फिर ह्वेनसांग आया, उसके बारे में भी हमें जानकारी वो भी देता है कि भाई गुप्त शासक कोई थे। फिर स्मारक हैं कुछ, नालंदा विश्वविद्यालय, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का, जबलपुर का, झांसी का, भीतरगांव का, लड़खाना का, ये सब जगहों के अलग अलग मंदिर है जहाँ से हमें गुप्तों के बारे में मिलता है। ये नोट्स हो गया आपका। अब इसी को रिवाइज करके आपको चले जाना है एग्जाम में और लिख के आ जाना है, सारा का सारा आपका सही हो जाएगा। मुद्राएं उनके लिख लेना है, सब एनसीईआरटी का लिखा हुआ ये नोट्स है, कहीं और से नहीं बनाया है। ये एक छोटा सा मैप बना लीजिए, इसमें दिखा दीजिए कहाँ कहाँ पर गुप्तों का शासन था। ये पूरा इलाका गुप्तों के शासन का था। मेंस में भी अगर यहाँ सवाल पूछा जाएगा तो आप धड़ल्ले से सॉल्व करके आ जाएंगे। तो ये आपको पता चल गया नोट्स किस प्रकार से बनाना है। अब जैसे पॉलिटी है, ये पॉलिटी का किताब है, एनसीईआरटी है पॉलिटी का। पॉलिटी का एनसीईआरटी में देखिए संघवाद पर कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। संघवाद से पिछले साल भी सवाल पूछा गया है। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना ले। इसीलिए संघवाद की स्थापना भारत में की गई, भारत फेडरलिज्म की स्थापना की गई भारत में। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये कहाँ पर मिलता है आपको? एनसीईआरटी मिलता है। ये सीधा सीधा आपको नोट्स में लिखना चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि नोट्स में कुछ अगर आपने पैराग्राफ वगैरह इंक्लूड किया है, ये साइंस का है, साइंस की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इसी तरह से मिलते जाते हैं। आप उसको हेडलाइन कर करके ऐसे ही लिखते जा सकते हैं। मैंने अभी बताया है कि लाइन पढ़िए, जो आपको इंपॉर्टेंट लिखता है उसको आप लिख दिए। अब जैसे ये अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का नोट्स है, मेरा ही था नोट्स, बहुत पहले का नोट्स है, इसलिए इस तरह से हो गया है ये। देखिए यहाँ पर इकोनॉमी के एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि भारत के कब की बात हो रहा है तो 1971-72 में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का कितना क्या योगदान था भारत की इकोनॉमी में। बहुत कम योगदान था, लेकिन उसमें भी देख सकते हैं आपकी प्राइमरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा है और सर्विस सेक्टर का कम है। अब ये 2011-12 की स्थिति जो एनसीईआरटी में दी उसमें देख सकते हैं आप, सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान है, प्राइमरी सेक्टर का कम है, सेकेंडरी सेक्टर का उससे ज़्यादा, यानी कि सबसे कम प्राइमरी, फिर उससे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर उससे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर है। लेकिन उसी एनसीईआरटी में जॉब के बारे में दिया हुआ है कि 1971-72 में प्राइमरी सेक्टर 74% जॉब देता था और 2011-12 में प्राइमरी सेक्टर 60% जॉब देता है, जबकि इसका इकोनॉमी में योगदान 2011-12 में मात्र 17 से 18% के आसपास में है। प्राइमरी सेक्टर का, कृषि आधारित सेक्टर का, खनिज आधारित सेक्टर का। ये ग्राफ अगर आपने आंसर में बना दिया तो आप तो नंबर लूट ले आएंगे। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यही होता है एनसीईआरटी के पढ़ने के बेनिफिट। नोट्स बनाने में इन्हीं चीज़ों को बनाना होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। पढ़ना कैसे है, पढ़ना कहाँ से शुरू करना है, पढ़ना किस प्रकार से है, कहाँ से शुरू करें, सब कुछ मैंने बता दिया है। हिस्ट्री से शुरू कर लीजिए, पॉलिटी से शुरू कर लीजिए, अगर आपने ज्योग्राफी का बैकग्राउंड है तो ज्योग्राफी से शुरू कर लीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। अब आंसर राइटिंग करना है, चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर के पीछे का आंसर लिख लेना है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आज यहीं तक रखें, लंबा वीडियो होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा मेरे वीडियो से, ठीक ना। कुछ मदद मिला हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।